जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आज हम लोग देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु संरचना। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो देखे होंगे और अच्छा से आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ध्यान दीजिए, इसमें आज हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु संरचना। तो देखिए, हम लोग एटॉमिक जानने से पहले आज हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, तब पता चलेगा कि वो एटॉमिक कहाँ से आया। तो आज हम लोग बेसिक से देखेंगे, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें मैटर है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। अब देखिए, पदार्थ है जो मैटर है वो तीन प्रकार से बांटा गया है। किसको किसको, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो मैटर को हम तीन तरह से डिवाइड किए हैं। फर्स्ट में सॉलिड, दूसरा में लिक्विड, तीसरा में गैस। अब ये सॉलिड जो है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ठोस बोलते हैं, और लिक्विड क्या बोलते हैं, तरल, और गैस के गैसी बोलते हैं। तो देखिए, जो सॉलिड है ना, सॉलिड का मॉलिक्यूलर जो होता है आपस में क्या होता है, बहुत नज़दीक क्लोज रहता है, और लिक्विड में सॉलिड की तुलना में थोड़ा दूर रहता है, और गैस में बहुत कमज़ोर रहता है मॉलिक्यूलर्स। अब देखिए, सॉलिड है ना, सॉलिड को हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट में कंडक्टर में, दूसरा सेमीकंडक्टर, और तीसरा हो गया इंसुलेटर, जिसको कंडक्टर में क्या बोलते हैं, चालक, और सेमीकंडक्टर क्या बोलते हैं हिंदी में, अर्धचालक, और इंसुलेटर उसको बोलते हैं जो मतलब करंट फ्लो हो रहा है ना, तो उसमें मतलब का विरोध करता है, मतलब करंट फ्लो होने नहीं देगा, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो चलिए आज हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे। देखिए, अभी कंडक्टर है, सबसे अच्छा कंडक्टिविटी किसका होता है, सबसे ज़्यादा करंट किस में फ्लो होता है, तो सिल्वर में, जो चांदी जिसको बोलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर पर आता है कॉपर, तीसरा में गोल्ड आता है जो सोना होता है, और चौथा में क्या होता है, एल्युमिनियम। लेकिन हम लोग गोल्ड और सिल्वर को क्या करते हैं, पहनने के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है, इसलिए हम यूज नहीं करते हैं जनरल लाइफ में करंट फ्लो करने के लिए। अब देखिए, इसमें कोई पूछेगा आपको सबसे बढ़िया कंडक्टिविटी किसको होता है, तो क्या बोलिएगा, सिल्वर को, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद एल्युमिनियम। अब देखिए, सेमीकंडक्टर को हम दो प्रकार से बांटेंगे, एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। ये आपको जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िएगा ना, तो उसमें ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें आप लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो इंट्रिंसिक जो होता है प्योर होता है, और एक्सट्रिंसिक में इसमें इम्प्योरिटी मिलाया जाता है, जिससे हमको दो टाइप में बांट दिया गया है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। इन दोनों को उपयोग करके आगे जगह ट्रांजिस्टर बनाने पड़ता है, बीजेटी बनाने पड़ता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनता है। तो आप लोग इतना बस जनरल भी याद रखिए कि सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होता है, प्योर रहता है, और एक्सट्रिंसिक में क्या अशुद्धियाँ को मिलाते हैं, जिसको हम दो टाइप से बांटा गया है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए, इंसुलेटर को भी हम लोग जनरली में माइका, देखिए माइका, दूसरा में बोलते हैं बैकेलाइट। ये सब क्या है, इंसुलेटर है जो करंट फ्लो नहीं होने देगा। तीसरा में क्या है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और फोर्थ में नंबर क्या है, पेपर। तो ये सब आप देखिए, उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एटम कहाँ से आया। पहले लेंगे कंडक्टर लेंगे, और कंडक्टर से देखेंगे ये मॉलिक्यूल्स के भी क्या है, टुकड़ा होता है एक एटम। तो चलिए इसको तब नोट डाउन कीजिए, और हम अभी बहुत डिटेल से देखेंगे। तो चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर। अब आगे देखेंगे कि एटॉमिक क्या होता है। वहाँ पर देखिए कि सॉलिड तीन प्रकार से होता था, एक कंडक्टर, और दूसरा क्या होता है, सेमीकंडक्टर, और तीसरा इंसुलेटर। तो देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होगा कि जो देखिए, ये आपको हो गया कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर, यहाँ पर कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि बहुत नज़दीक क्या होता है, मॉलिक्यूलर्स होता है, मॉलिक्यूल होता है। देखिए, अब इसके अंदर
ये क्या होगा, देखिए ध्यान समझिएगा, ये आपको क्या होगा, कंडक्टर होगा टोटल, ठीक है, कंडक्टर हो गया। और एक क्या होगा, ये सब मॉलिक्यूल है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। और मॉलिक्यूल के जो अंदर है ब्लैक कलर के, ये आपको क्या है, तो एटम है। तो एक मॉलिक्यूलर में बहुत सा एटम होता है, समझे। एक कंडक्टर के अंदर, ध्यान समझिएगा, एक कंडक्टर के अंदर बहुत सा मॉलिक्यूल होता है और एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सा एटम होता है। तो देखिए ध्यान से, ये जो एटम है, इसी एटम को यहाँ पर हम ऑर्बिट के रूप में एक्सप्लेन किए हैं। ध्यान, जिस तरह सूर्य के चक्कर लगाते हैं ग्रह, उसी तरह से जो इसको बोलते हैं क्या, नाभिक बोलते हैं। नाभिक के चक्कर लगाते हैं क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। एक ऑर्बिट हो गया, 2 ऑर्बिट हो गया, 3 ऑर्बिट हो गया। ये बीच में जो हुआ ना, एक क्या, इसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। तो नाभिक में पूछेगा आपको कि नाभिक में कौन कौन सा रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर कक्षा में क्या चक्कर लगाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। इसी को हिंदी में बोलते हैं कक्षा। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे ये इसको क्या बोले हम, नाभिक बोले। नाभिक में क्या क्या होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसके देखिए, इसमें क्या होगा कि फर्स्ट जो के है ऑर्बिट, के ऑर्बिट है, तो के ऑर्बिट में 2 रहता है, दो इलेक्ट्रॉन। और एल जो ऑर्बिट है, इसमें मैक्सिमम 8 रहता है। उसी तरह से आपको ऑर्बिट बढ़ेगा, के एल एम एन जहाँ तक जा सकता है, लेकिन हम लोग जनरली के एल एम एन तक ही लेके चलते हैं। और ज़्यादा हमको एटॉमिक नंबर आएगा, उसके अनुसार हम और आगे बढ़ाते जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा कि इसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, जिसमें हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इसमें ये देखिए, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकेंड ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट हो गया। तो ये सब क्या हुआ, ऑर्बिट हो गया। और ये नाभिक हो गया। ये मान लीजिए सन है, सूर्य है, तो सूर्य के चक्कर जिस तरह से ग्रह लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर नाभिक के चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट, जिसमें हम यहाँ पर जो लास्ट में देखिए, ए हो गया, ए जो एल मतलब एम ऑर्बिट में है, एम ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी जाना जाता है। तो ध्यान समझिए, जो ये मान लीजिए जो एटम है, उसको हम 3 तरह से बांटा गया है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है, नाभिक में। और जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर क्या करता है, ऑर्बिट के रूप में चक्कर लगाता है। तो देखिए, आपसे पूछेगा कि इसको आप देखिए, इसको क्या मान लीजिए, इसको के को 1 मान लीजिए और एल के भी 1 मान लीजिए, सॉरी के 1, एल के 2 मान लीजिए और एम को 3। अब पूछेगा कि इस ऑर्बिट में, जैसे हम आपको बोले कि के ऑर्बिट में मैक्सिमम दूर रहता है और एल ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 8 रहता है, और एम ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 रहता है। तो कैसे पता चलेगा कि हमको कितना ऑर्बिट है? तो उसके लिए फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट, माने प्रत्येक ऑर्बिट में, के एल एम, प्रत्येक ऑर्बिट में अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो इसका फार्मूला होता है 2n² होता है, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे में के एल एम एन ओ पी जहाँ तक जाएगा। तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर के है, एल है, एम है। तो देखिए के बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमको के बराबर क्या माने थे, 1 माने थे। जब के बराबर 1 रहेगा और एल बराबर क्या माने थे, 2, और एम क्या माने थे, 3, इसी से पता चलेगा कितना होगा। तो देखिए हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 2 गुने n², तो n का वैल्यू कितना, 1 है, तो 1 के स्क्वायर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा,
तो 2 गुने 1 तो 2। के ऑर्बिट में ध्यान दीजिए, के ऑर्बिट में कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरह से एल में देखिए 2 गुने एन स्क्वायर, एन बराबर कितना हुआ 2, 2 के स्क्वायर तो कितना हो गया 2 दूना का 4, 4 दूना का 8 हो गया। तो पता चल गया कि एल में कितना मैक्सिमम रहता है 8 रहता है। और एम में देखिए 2 गुने 3 के स्क्वायर तो 3 3 9, 9 दूना का 18, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 18 रहेगा। तो आप लोग इससे आप लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कि कौन सा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन लाइज करता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग यहाँ तो नोट डाउन कीजिए, हम बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम और उससे पता करते हैं कि कितना उसका क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अभी आप लोग को बताएं कि के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2 होता है, और एल में कितना होता है 8 होता है, और के एल एम में कितना होता है, तो एम में मैक्सिमम 18 होता है। अभी आप लोग को निकाल कर हम प्रूव किए। तो उसी तरह से हम बांट दिए के एल एम, तो के में मैक्सिमम कितना होगा 2 हो गया, एल में कितना हो 8 हो गया, और थर्ड में 18 होगा। तो लेकिन यहाँ पर हमको इसका क्या परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना 11 हुआ, तो 11 हम लोग को 281 यहीं तक पहुँचा। अगर ज़्यादा रहता तो हम आगे ले जाते हैं, लेकिन हमको 11 एटॉमिक नंबर था, इसलिए हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 हुआ। तो देखिए इसको क्या बोलते थे, नाभिक बोलते थे। तो इसमें कीजिए के में कितना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, ये आपको के हो गया, एल हो गया, एम हो गया। अब देखिए एल में कितना हुआ 8 है, तो 8 कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर देखिए एम में कितना है, तो एम में मात्र 1 है, मात्र 1 है। इसी को क्या बोले थे हम, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 11 है, और 23 कितना है, तो 23 आपको एटॉमिक मास है, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं, जो किसके बराबर होता है P + N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि यही नाभिक में रहता है। तो पूछेगा आपको एटॉमिक मास बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो P + N। ओके, अब देखिए हमको जो 11 है, तो 11 पूछेगा क्या है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, अब इसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो आपसे पूछेगा एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो 11 हो गया, और यहाँ पर एटॉमिक मास कितना हो गया, तो 23 हो गया। तब आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए। प्रोटॉन तो आपको मालूम हो गया कि 11 है, तो न्यूट्रॉन किससे निकलेगा, तो देखिए न्यूट्रॉन निकालने के लिए बहुत पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पूछेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या पढ़े अभी फॉर्मूला यहाँ पर, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या है, P + N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखिए हमको निकालना किसको है, न्यूट्रॉन को निकालना है। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो गया, अब इसको P को इधर ले जाइए, तो एटॉमिक मास P को इधर आइए, तो -P हो गया। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक मास कितना था, 23 था, तो 23 हो गया, माइनस प्रोटॉन कितना, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 घटाइए, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो कितना हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 हो गया। तो आप लोग सीख लिए होंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालना है। एटॉमिक नंबर भी मालूम हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी मालूम हो गया, और एटॉमिक मास भी हो गया। ओके, अब देखिए अब ये भी मालूम हो गया कि कितना हो गया। देखिए पूछेगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होता है सोडियम में, तो बाहर कितना है, तो 1 है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए उस समय हम आपको बताए थे कि एटम को तीन तरह से बांटा गया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में। तो उसका आविष्कार कौन किया था,
ध्यान समझिए, बहुत शानदार ट्रिक बताएंगे जो आप कभी नहीं भूलिएगा। देखिए पार्टिकल में देखिए सिंबल पहले देखेंगे, उसके बाद डिस्कवर देखेंगे, फिर चार्ज देखेंगे, मास देखेंगे। ओके, अब देखिए फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा, पहले हम जनरल इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, तो ई होता है स्मॉल। प्रोटॉन का क्या होता है, पी होता है, और न्यूट्रॉन का क्या होता है, एन होता है। अब देखिए डिस्कवर, इसका आविष्कार किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कौन किया, जे थॉमसन ने किया था। कौन किए थे, तो जे थॉमसन। और प्रोटॉन का आविष्कार कौन किया था, रदरफोर्ड। ठीक है, अब न्यूट्रॉन का कौन किया था, चैडविक। क्या वो किए थे, चैडविक। अब देखिए चार्ज है, ये पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, निगेटिव का पॉजिटिव, तो निगेटिव होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन पर कितना होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसको लिख दिए हैं आवेशहीन, कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। अब देखिए पूछेगा कि वैल्यू कितना होता है, हम तो जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और प्रोटॉन पर प्लस होता है, लेकिन इसका वैल्यू कितना होता है, तो चार्ज पूछेगा इलेक्ट्रॉन का, तो माइनस लगा दीजिएगा, दोनों का सेम है। देखिए 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके, अब देखिए यहाँ भी देखिए प्लस में हो गया, क्योंकि प्रोटॉन किस में होता है, प्लस में। यहाँ भी वैल्यू सेम है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन का क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसलिए आवेशहीन हो गया, खाली जगह है। अब देखिए मास पूछेगा किसको, तो इलेक्ट्रॉन का पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, मास में द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान कितना है इलेक्ट्रॉन का, तो 9.11 गुने 10⁻31 -31 kg, तो 9.1 गुने 10⁻31 kg। अब इसका कितना होगा, प्रोटॉन का देखिए 1.6 गुने 10⁻29 kg, 1.6 गुने 10⁻29 kg। अब देखिए न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन का मास होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है, तो मास कितना होता है, तो 1.6 गुने 10⁻27 kg। तो चलिए अब आप लोग हम शानदार ट्रिक देंगे कि कैसे आप लोग याद कीजिएगा मतलब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कौन किया था, प्रोटॉन का आविष्कार कौन किया था, और न्यूट्रॉन का आविष्कार कौन किया था। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर ई क्या होगा, आपको देखिए ई है, ई क्या है, ई, तो यहाँ पर हो गया ई। और यहाँ पर देखिए टी है, टी से क्या होता है, ट, तो देखिए यहाँ पर ई और ट क्या हो गया, इट हो गया, क्या हो गया, इट। ई फॉर इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन के आगे जे है, तो अपना लगा लीजिएगा जे थॉमसन। अब देखिए पी और यहाँ पे देखिए र आर है, तो आर से क्या होता है, र, तो प और र, पर। अब देखिए न्यूट्रॉन क्या हो गया, तो न्यूट्रॉन एन हो गया, एन। और ये देखिए CHE क्या हो गया, बोलिए, एन और CHE, नाचे हो गया। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, ईंट पर नाचे, कोई बंदा है या बंदी है, वो क्या कर रहा है, ईंट पर नाच रहा है। किस पर नाच रहा है, तो ईंट पर नाच रहा है। तो मान लीजिए कि ईंट बना हुआ है, सपोर्टेड, ये मान लीजिए कि ईंट है और इसी पर कोई बंदा है यहाँ पर या बंदी है जो क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। क्या कर रहा है, ये क्या आपको हो गया, ईंट हो गया, ईंट। तो ईंट पर क्या कर रहा है, नाच रहा है। तो ईंट पर नाच रहा है, ईंट पर नाचे, ध्यान दीजिएगा, ईंट पर नाचे। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कौन किया, ट, तो ईट थॉमसन। पी हो गया, पी फॉर प्रोटॉन। और देखिए
पर तो रदरफोर्ड, और नाचे एन से न्यूट्रॉन, अच्छे CHE चैडविक। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कौन किया था, प्रोटॉन का आविष्कार आप लोग याद हो गया होगा। ईट पर नाचे, E फॉर इलेक्ट्रॉन, T से थॉमसन, P से पर, P से प्रोटॉन, R से रदरफोर्ड, नाचे N से न्यूट्रॉन और J से चैडविक। तो चलिए देखिए यहाँ तो आप लोग को याद हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कौन आविष्कार किया था। अब देखिए पूछेगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि मास तो हम दिखा दिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना होता है, लेकिन कंपैरिजन करना है कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का मास कितना होगा और प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। तब देखिए यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 1837 में गुना कर देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में ना, तो उसको किसके बराबर हो जाएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के द्रव्यमान बराबर क्या होता है, 1837 गुने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है 1840, इसलिए देखिए यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन के शॉर्ट में लिख दिए, M में से मास हो गया, P से प्रोटॉन हो गया, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको लिख दिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहीं कहीं 1837 भी लिखते हैं या कहीं कहीं 1840 से, जनरली हम लोग चलते लेके 1837 ही। अब देखिए और मास ऑफ प्रोटॉन बराबर इतना हो गया, तो अब निकालना हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकालिएगा तो क्या हो गया, ये जो 1840 बटा में आ जाएगा। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, MP बटा 1840। तो चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना शेयर आप कीजिए उतना ही अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।